वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नींद का मारा व्यक्ति करता भी तो क्या करता। 5 बजे की ट्रेन तो मुझे 4 बजे ही उठना पड़ा। 4 बजे उठ के 5 बजे मैं ट्रेन के अंदर था और नींद काफी तेज आ रही। तभी लेडी पोशाक में 2 व्यक्ति मेरे सामने वाले व्यक्ति के साथ लूटपाट कर रहे थे। मुझे लगा ये ट्रेन के कोई अधिकारी हैं क्या। उनसे वो पैसा लेकर मेरी तरफ बढ़े और मुझसे बोले, ये चिकने पैसा निकाल। मैंने तुरंत डरते हुए अपने बटुए को निकाला और 10 रुपए की नोट उन्हें थमा दी। वो 10 रुपए की नोट में ही खुश हो गए और मुझे छोड़कर तुरंत बाहर चले गए। ट्रेन मुझे बड़ा अजीब लगा और अगले स्टेशन पर मैंने तुरंत उतरते ही वहां की चाय पी, क्योंकि चाय पीने से मैंने सुना था कि नींद गायब हो जाती है। मैंने चाय की पहली चुस्की ली और मेरे मन में ख्याल आया कि ये चाय का दूध ना जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई आर्टिफिशियल गाय या भैंस का है, क्योंकि जब भी मैं स्टेशन की चाय पीता हूँ एक अलग ही स्वाद वहां का मिलता है। चाय पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि मेरी कौन सी ट्रेन है, कि दोनों ट्रेनें एक जैसी लग रही थी। चाय पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब मैं अपनी ट्रेन का फैसला ही नहीं कर पा रहा। तब तक के ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है, पों पों। पों पों की आवाज से मुझे लगा कि ये पीछे वाली ट्रेन ही मेरी है और मैं दौड़ के अंदर पहुंचता हूं। अंदर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि 4 लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। 4 लोग जो पूरी तरीके से पूरे मन के साथ ये गैम्बलिंग का खेल खेल रहे थे। मुझे ये बुरा लगा और मैंने सोचा अगर ऐसे ही गैम्बलिंग यहाँ होगी तो ट्रेन में लोग कैसे बैठेंगे। ये सब तो सुरक्षित ही नहीं है, हर आदमी जुआरी हो जाएगा, हर आदमी को जुए की लत लग जाएगी। मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर मैं किसी ट्रेन के अधिकारी को दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि इसका विरोध करने के लिए मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी और मैंने चुपके से इन लोगों की वीडियो एक निकाल ली। अब मैं अपनी तरफ कैमरा घुमा ही रहा था, तभी भैया ने मुझे देख लिया और मेरी थोड़ी सी फटके 4 हो गई। अब मैं कैमरा बंद करके इंतजार कर रहा था कोई अधिकारी आए तो मैं शिकायत करूं। और तभी यहाँ पर ट्रेन के कुछ अधिकारी, आला दर्जे के अधिकारी मिलते हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ, पहले उनका हाल चाल लेता हूँ। हाल लेने का मतलब बस इतना ही था कि कुछ थोड़ा सा व्यवहार हो जाए और दोस्ती हो जाए ताकि मैं शिकायत कर सकूं। तभी मैंने उनसे हालचाल पूछा, आप बताइए कैसे है, सब बढ़िया। उन्होंने बताया हाँ सब बढ़िया है। तभी सामने वाले ने हमसे पूछा क्या आपको कोई तकलीफ। मैंने कहा हाँ सर, इसी बात की एक तकलीफ है कि आगे के डिब्बे में जुआ चल रहा है और इस जुए का मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसका निवारण होना चाहिए कि ट्रेन में जुआ अगर खेलेंगे तो लोगों पे गलत असर पड़ेगा। इतनी वार्तालाप होने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोग तो 4th क्लास के संविदा पर चादर तहाने वाले व्यक्ति हैं। मैंने कहा धत तेरी की, ये तो चादर मोड़ निकले। मुझे लगा मुझे ही इनसे निपटना पड़ेगा। तभी जंगल शुरू हो गया और जंगल शुरू होते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इनके साथ लड़ाई करूं। अब मैं अकेला ही बचा था इन लोगों से भिड़ने के लिए। मैंने माहेशमती का नाम लेते हुए तैयारी करना शुरू किया और मैंने ट्रेन को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। ट्रेन खींचने पर ही ट्रेन पूरी तरीके से उल्टा हो गई। मैंने कहा इसको सीधा करो ड्राइवर। ड्राइवर ने सीधा किया, लेकिन शायद मेरे पीठ में, कमर में थोड़ी सी मोच आ गई है, इसकी वजह से अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब मुझे डर सता रहा था कि सामने वाले भैया मुझे आकर कहीं मार पीट न दें, क्योंकि अब मैं खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। तभी ट्रेन रुकी और वो लोग स्टेशन पे उतर गए। मैंने जोश में कहा, ए देशद्रोहियों, तुम्हारी वजह से ये ट्रेन बर्बाद हो रही है, जुआ खेलते हो। और वो लोग अंदर चढ़े, मुझे सीट पे लेटा दिया। उस दिन जाके मुझे समझ में आया कि भारत में कुछ बुलेट ट्रेन भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जल्दी स्पीड पकड़ती हैं। चलिए उस मंजर को मैं भूल जाता हूँ और आप भी भूल जाइए। और अब हम ऐसी एरिया में पहुँच चुके थे जहाँ पर केवल खेत ही खेत थे। मैंने मैप पे सर्च किया तो इस एरिया का नाम था पूरनपुर। पूरनपुर पीलीभीत से सटा हुआ एक क्षेत्र था। उसके आसपास
केवल सरदारों का ही गढ़ था। वहाँ पर कई एकड़ तक केवल गेहूं के खेत ही नजर आ रहे थे। इसी बीच ये 2 मंजिला घर मिला। ना जाने किस चूतिये ने इस बीहड़ में घर बनवाया था। और अब मैं लेटा लेटा ही इस सफर का नज़ारा ले रहा था। अब हम लोग पीलीभीत पहुंचने वाले थे और वहां से हमको फिर आगे की टिकट लेनी थी टनकपुर की। तो अब बने रहिए हमारे साथ। पीलीभीत हम पहुंच चुके हैं और अब हमको लेना है टिकट टनकपुर का, क्योंकि यहाँ से ट्रेन पकड़ के हमको जाना है टनकपुर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टेशन पर, वहाँ पर पता करता हूँ कि कौन सी ट्रेन पहुँचाएगी हमें टनकपुर, और वहाँ से मैं जाता हूँ टिकट लेता हूँ। ये रहा हमारा टिकट जो टनकपुर तक था। कोई ट्रेन आने वाली थी जो 40 मिनट लेट थी। ये जो भैया दिख रहे हैं इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन ये संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोग मुझे वीडियो बनाता देख बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा तुम एक प्रकार के विशुद्ध मिर्जापुर वाले हो। हमने कहा अच्छा। ट्रेन का वो भयानक सफ़र मुझे अभी तक याद है, और उसमें जो मेरे साथ कांड हुए वो आप सभी ने देखे। मैं सो भी नहीं पाया। अभी समय हो रहा है लगभग 5 और हम लोग आधे घंटे से टनकपुर की पहाड़ियों पर चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, तब तक आप पहाड़ों का नज़ारा लीजिए। चलते चलते अब काफ़ी शाम हो गई थी। मैंने ड्राइवर साहब से कहा कि भैया रोकोगे कहीं की थैली फट जाएगी तभी रोकोगे। उन्होंने कहा कि हाँ मैं रोकता हूँ, लेकिन ध्यान से धार मारना, कहीं कोई लैंड स्लाइडिंग ना करवा दो। मैंने कहा आप चिंता ना करिए, मैं पूरी जानकारी रख। मैंने भी कहा मैंने बचपन में बहुत स्लाइडिंग की है, लैंड स्लाइडिंग क्या है, मैं इसको भी कर लूँगा, बहुत आसान होता है स्लाइडिंग करना। सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी बातचीत की वो काल्पनिक थी, लेकिन मैं इससे पहले मुंशियारी आ चुका हूँ और कॉन्सिडेंस देखिए मैं वहीं पर रुका हूँ जहाँ पर इससे पहले मैं जब मुंशियारी आया था तो रुका था। पीछे जो होटल बना है इसमें मैंने रोटी सब्जी खाई थी और यहाँ पर मैगी खाई थी, और ठीक इसी के सामने जस्ट हमारे भतीजे ने पॉटी भी की थी जो पूरी सूख कर उड़ गई है कहीं। शायद वातावरण में उसकी पॉटी के कुछ कण विद्यमान है और उसी के कण की वजह से ये क्षण हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अब यहाँ से हमें निकलना है क्योंकि शाम काफ़ी हो गई है, पिथौरागढ़ भी पहुँचना है। ड्राइवर साहब गए हुए हैं शायद धार मारने। शायद मेरे पिथौरागढ़ आने की बात लीक हो चुकी थी, क्योंकि स्वर्गलोक से इंद्रदेव ने भी हमारा स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया। चारों ओर बिजली चमक रही थी और पटाखे दग रहे थे, गोले दगाए जा रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ के लोग भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों ने अपना घर सजाना शुरू कर दिया था। चारों ओर केवल लाइटें ही लाइटें दिखाई दे रही हैं। भव्य तरीके से स्वागत किया गया मेरा पिथौरागढ़ में, और आगे तो हद ही कर दी। इतने भयंकर तरीके से सजाया कि मानो कोई नई नवेली दुल्हन को
ब्यूटी पार्लर से कोई तैयार करके भेजा हो। बिल्कुल ठीक ठीक हूबहू ऐसा ही। इसका आभास अगर मुझे पहले ही पता हो गया होता तो मैं ब्लॉगर कब का कब बन गया होता। देखिए कैसा सजा हुआ है पूरा पिथौरागढ़, अद्भुत नजारा। अब रात काफी हो गई है और मैं पहुंच गया हूं अपने यथा स्थान। मैंने कुछ वीडियो बनानी चाहिए लेकिन मेरे भैया ने मैंने मना कर दी। तो स्वागत है आप सभी का पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मैं पहुंच गया हूं और मैं हूं इस वक्त नवोदय विद्यालय के कैंपस में। मेरे चारों ओर केवल पहाड़ ही पहाड़ थे और बीच में बसा हुआ था ये कैंपस। यहाँ पे मेरे भैया लेक्चरर हैं और मैं यहीं आया था पिथौरागढ़ घूमने के लिए। देखिए चारों ओर केवल पहाड़, कोई प्लेन एरिया नहीं दिखाई दे रही है। अपने वहाँ गड्ढे भी दिखाई देते हैं, यहाँ तो पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे नींद भी आ रही थी और मैं चारों तरफ पहाड़ देख रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने की पहाड़ी पे पड़ी और देखा कि सामने आग लगी हुई है। मैंने इसकी सूचना अपने भैया को दी कि जल्दी से इस आग को बुझाया जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दें ताकि जल्दी से आग पे काबू पा सकें। मैं दौड़ के अपने भैया के पास गया और बताया कि जंगल में किसी ने आग लगा दी है पहाड़ों पर। तो भैया ने कहा बेवकूफ़, वो बादल है। मैंने कहा बादल? अगर बादल इतने पास होते तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते हैं? ये तो नाइंसाफ़ी है हम लोगों के साथ। पहाड़ वालों के लिए बादल इतने पास और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इतने दूर, ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आप लोगों को पता है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि ऐसा क्यों होता है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।